हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और अब काफ़ी लोगों को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो भी रही होगी। तो मैंने सोचा है कि आप सबकी थोड़ी-सी मदद की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ मदद और कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरा। जैसे बड़ी-बड़ी कोचिंग्स आपसे पैसे ले रही हैं मदद के नाम पे, है ना? ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, सिंपल एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला है, जहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा ईज़ी वे में एक्सप्लेन किया जाए कुछ कॉन्सेप्ट्स को और जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही विज़न की पीटी 365 आती है ना? जहाँ पे साल भर का करंट अफ़ेयर होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जो पीटी 365 है आपके प्रीलिम्स से पहले बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में अभी आप इसका डेमो देख ही लोगे कि कितना ईज़िली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कितनी जल्दी याद भी होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। विज़न 365 जैसी आएगी हम तब उसको कवर करेंगे, लेकिन एक जो प्रोविज़न है हमारा स्टार्टिंग का कि यहाँ पे हम द हिंदू या जो भी न्यूज़पेपर है, मान लो आपका इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है? और भी जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है? उसको हम यहाँ पे ईज़ी लैंग्वेज में रोज़ 4-5 या जो भी जितनी भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होगी, उसको हम कवर करेंगे। बस मैं आपसे एक ही चीज़ माँगूँगी और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, देखिए ये सिर्फ़ शब्द नहीं है, भारी भरकम शब्द नहीं है जो हर कोई कहता है। एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट देखा गया है। अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ नहीं बस इन वीडियोज़ को देखोगे, रिवाइज़ करोगे ना, उतने में ही आप देखना कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, इनफैक्ट सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की बात नहीं करिए, कॉन्सेप्ट्स की बात करिए, है ना? ये सारी चीज़ें एकदम हाई होने लगेंगी। मतलब कि आपका जो प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने के जो चांसेज़ हैं ना, वो क्या होंगे आपके बढ़ जाएँगे। तो आज है 12th ऑफ फरवरी 2024। आज से हम यहाँ पे द हिंदू के जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। हमारा पहला आर्टिकल जो है ना वो हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल से है, यानी कि हैप्स। अब आप सोच रही होगे कि ये भारी भरकम सा जो साइंस एंड टेक का वर्ड आ गया है, हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल, इसका मतलब क्या है? मतलब जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बैकग्राउंड की जरूरत है। देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि एरोस्पेस इंडियन एरोस्पेस में चल रही है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज जो कि कहाँ पे स्थित है? ये है बेंगलुरु में, ठीक है? यहाँ पे एक नया टेस्ट किया गया है और वो टेस्ट क्या है? एक सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट। हाँ बिल्कुल सही सुना है, सोलर पावर्ड, यानी कि इस पे हम कोई भी जो हम इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल है ना कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये जो होगा ना इस पे डायरेक्टली क्या होगा आपका, इसमें सोलर पैनल्स लगे होंगे, ठीक है? ये जो सूर्य की यानी कि जो सन की रोशनी और एनर्जी है उससे ये काम करेगा। अब हम समझते हैं ये सूडो सैटेलाइट क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट नहीं है, जैसे सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स का क्या करते हैं हम? उसको ऊपर भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, है ना? लेकिन ये जो है ना, ये सैटेलाइट तो नहीं है, लेकिन जैसे सैटेलाइट काम करता है ना, वैसे ही ये काम करेगी। इस सूडो सैटेलाइट को हम हैप्स भी कहेंगे। समझ में आया? यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या होता है? या तो कम्युनिकेशन करेगी, है ना, या मॉनिटरिंग करेगी, है ना, ये सारे काम होते हैं ना, सर्वे करना, ऊपर से ही सब कुछ सारी इमेजेस भेजना। तो ये काम किसके होंगे? सैटेलाइट के। लेकिन ये प्रॉपर सैटेलाइट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो ये एक्चुअल में जो ये हैप्स है, ये करता क्या है? इसका काम है हाई ऑल्टीट्यूड्स में उड़ना। हाई ऑल्टीट्यूड्स मतलब कि 18 से 20 किलोमीटर्स। ये जो हाइट है ना, ये ऑलमोस्ट डबल हाइट है जहां पे आपके जो कमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं ना,
तो कमर्शियल एयरप्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं? आपके स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं उनसे भी डबल हाइट पे ये जो सैटेलाइट्स हैं आपकी हैप्स, ये वहां पे उड़ेंगी। अब इसकी जो खास बात ये है कि ये सूरज की शक्ति से चलता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो वो महीनों तक, शायद सालों तक बिना रुके उड़ सकता है। अगर हम इसमें फ्यूल डालते, फ्यूल की क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है ना? तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपने आप ही काम करना बंद कर देंगी सैटेलाइट्स। लेकिन अगर ये सोलर पैनल्ड होंगे तो जब तक सूर्य की रोशनी इन्हें मिलती रहेगी तो ये काम करती रहेंगी। इसका मतलब है सैटेलाइट की तरह काम तो करेगा, लेकिन सैटेलाइट की कॉस्टिंग से काफी कम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, कॉस्टिंग। यानी कि सैटेलाइट के सारे फीचर्स भी आ गए और कॉस्टिंग भी कम हो गई। अब सवाल उठता है कि हैप्स को क्यों चाहिए? देखो, हमें बॉर्डर एरियाज जहाँ पे, जैसे मान लीजिए चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है ना, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, बांग्लादेश हो गया आपका, है ना, और क्या, म्यांमार हो गया, है ना, जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज है हमारे, वहां नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो हैप्स है ना, इसमें मदद करेगा। जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पर हमें कांस्टेंट सर्वेलेंस की जरूरत होती है। अभी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हवा में चलते रहते हैं, लेकिन हैप्स जमीन से ऊपर उड़ता है, यानी कि सैटेलाइट्स तो स्पेस में है, ठीक है, तो एकदम जो प्रिसाइज जो होता है ना, वो डेटा कभी कभार नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये हैप्स होगा, अभी आपको पता है, ये विद इन द एटमॉस्फेयर रहेगा, विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि हवा ही में रहेगा। तो क्या होगा, तो ये ऐसा होगा जब वो हवा में चलता रहेगा तो जो आपके बॉर्डर एरियाज होंगे ना, उनको अच्छे से क्या करेगा, मॉनिटर कर पाएगा। जैसे मान लो डोकलाम में क्या हुआ था, चाइनीज आर्मी एकदम आगे बढ़ गई थी, है ना, और इसका हमें पता नहीं चल पाया था, तो वहां पे क्या हुआ, फिर हम लेट गए, लेकिन वहां पे स्टैंड ऑफ हो गया था, है ना। अगर हम के वो उनके पहले से ही इंटेंशंस पता हो, उनका मूवमेंट हम पहले से ही कैप्चर कर पा रहे हो, तो हम ऐसे जो स्टैंड ऑफ्स या जो भी चाइना ऐसी हरकतें करता है, मान लो पाकिस्तान भी, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले ही रोक पाएंगे, है ना। अब देखते हैं कि इंडिया का करंट स्टेटस क्या है। तो हाल ही में एक टेस्ट फ्लाइट हुई है जिसमें एक छोटा सा प्रोटोटाइप उड़ाया हुआ है। यानी कि प्रोटोटाइप समझ रहे हो, प्रोटोटाइप हुआ कि एग्जैक्टली हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सूडो सैटेलाइट बना ही ली, एक छोटा सा उसका मॉडल टाइप का बनाया है, जो कि क्या है, 23 kgs का है, ठीक है। ये लगभग 8 घंटे तक हवा में उड़ता रहा, सिर्फ 8, मतलब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम टाइम है, नहीं, क्योंकि ये सिंपल एक मॉडल है ना। अभी जब इसका जो एक्चुअल हम लोग ऑन ग्राउंड इसको बनाएंगे हैप्स को, तो ये क्या होगा, ये सालों तक चल सकता है। तो ये 8 घंटे तक हवा में उड़ता रहा और 3 किलोमीटर तक पहुंच गया। लेकिन हमारे लिए अब अगला चैलेंज क्या है? देखो, अगला चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि अभी तो हमने इसे 8 घंटे तक उड़ाया है, अब हम इसे 24 घंटे के लिए उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो NAL है ना आपका, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, ये क्या करेगा ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रोटोटाइप डेवलप करेगा। असली चीज जो होगी आपकी, जो हैप्स होगी, असली चीज वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करेगी। मतलब ये लोग क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे इसको, ठीक है। और फिर एक्चुअल में जो हैप्स का असली और बड़ा मॉडल, मॉडल नहीं, एक्चुअल में हैप्स जो आएगा वो काफी बड़ा होगा और काफी एफिशिएंट भी होगा, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल हैप्स के ऊपर। आपको समझ में आया होगा कि सूडो का क्या मतलब है। सूडो सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट की तरह काम तो करेगा, लेकिन एग्जैक्टली सैटेलाइट नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एरल सी के ऊपर। नासा ने बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से जो एरल सी का जो पानी है ना, वो घट रहा है। यानी कि जो आपकी एरल सी है वो क्या हो रही है, सूख रही है।
तो पहले ये समझते हैं कि एरल सी क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है ना, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे इसमें। देखो ये जो एरल सी होती है ना, ये एक एंडोरिक लेक होती है, यानी कि इसमें जो पानी आता है ना, उसका नेचुरल आउटफ्लो नहीं होता है। अब आप सोच रहे होगे नेचुरल आउटफ्लो मतलब, मान लो ये कोई लेक है आपका या वाटर बॉडी है, यहाँ से पानी तो आ रहा है लेकिन पानी बाहर नेचुरली नहीं जा रहा है। पानी कैसे जा सकता है, या तो इवेपोरेशन हो, है ना, या फिर यहाँ पे जो मिट्टी होगी वहां पे नेचुरली क्या होगा, आपका सीपेज हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी जो है ना आपका, वो ओशन से कनेक्टेड है। कौन से ओशन से? अटलांटिक से भी कनेक्टेड है, आपका इंडियन से भी कनेक्टेड है ना। तो वहां पे जो पानी है ना, आता भी है और जाता भी है, तो वो क्या एंडोरिक नहीं हुआ। लेकिन यही अगर एरल सी की बात करते हैं, तो यहाँ पानी आता तो है लेकिन किसी और वाटर बॉडी के जरिए या कहीं और जाता नहीं है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स एंडोरिक जो आपकी लेक हो गई, उनके क्या है, आपके कैस्पियन सी हो गया, है ना, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, डेड सी हो गया, ये सारी क्या है आपकी एंडोरिक वाटर बॉडीज हो। इसकी एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन पे नजर डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैप में, ये है आपका एरल सी। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। कहाँ पे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये सिर दरिया एक रिवर है, ये रही सर दरिया एक रिवर है, और अमू दरिया यहाँ पे है, यहाँ से जाएगी एक अमू दरिया रिवर, ये रही, है ना, सिर दरिया रिवर और अमू दरिया जो रिवर्स है, यहाँ से इसका पानी जाता है। यानी कि एरल सी का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है आपका, सिर दरिया और अमूर दरिया। ठीक है, जो कि ग्लेशियल मेल्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो दोनों रिवर्स है ना, इन पे जो पानी आता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका ग्लेशियल मेल्ट पे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो इन रिवर्स में पानी आएगा, फिर ये पानी जो है आपका एरल सी में जाता था। लेकिन क्या हुआ कि एरल सी को खतरे में डाल दिया। ऐसा क्या हुआ कि जो एरल सी का जो पानी है वो सूख रहा है, एरल सी जो है वो घट रही है। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी क्लाइमेट चेंज कैसे बताती हूँ। ह्यूमन एग्री इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसकी वजह से जो एरल सी का जो साइज है वो लगभग 25% से भी कम हो गया है। 1960 की अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन ने जो ये सिर दरिया जो रिवर है ना और अमू दरिया रिवर है, इसका पानी इरिगेशन के लिए क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो पानी एरल सी में आ रहा है वो घटता चला गया। जब ये घटता चला गया तो और कोई इसका पानी का सोर्स ही नहीं है, और रेगुलर इवेपोरेशन हो रहा है और सीपेजेस हो रहा है, मतलब आउटगोइंग है, आउटगोइंग इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन और सीपेज है, लेकिन इनकमिंग आपकी बंद हो रही है। तो इसका क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका एरल सी जो है सूख रहा है। लेकिन लेक के सूखने का जो रेपरकशन है या कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा कारण है। क्या है, इससे सूखने से क्या हो रहा है, आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और जो भी आसपास का एरिया है जो कि एरल सी पे अपना डिपेंडेंट थे पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वगैरह के लिए, उससे क्या हो रहा है, सराउंडिंग एरियाज में पानी की कमी हो रही है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन और जो हेल्थ की कंडीशन है वो कम हो रही है। आपको भी पता है सैलिनिटी बढ़ती है, जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो सैलिनिटी आपकी बढ़ जाती है। यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी ने एरल सी के लिए एक चीज कही है। क्या कही है, द मोस्ट स्टैगरिंग डिजास्टर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि सबसे बड़ा डिजास्टर है ये 20th सेंचुरी का।
एरल सी का जो सैलिनिटी का जो लेवल है ना, वो कम से कम 10 ग्राम पर लीटर था। कितना था आपका? 10 ग्राम पर लीटर। लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 100 ग्राम पर लीटर। यानी कि जो आपकी सैलिनिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका बढ़ने का कारण हम जानते हैं कि सूख रहा है तो लैंड डिग्रेड कर रहा है। अब ये जो अराल कुंड, यानी कि ये जो आपका एरल सी है, ये क्या बन गया है? ये एक तरीके का डेजर्ट बन गया है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अरालकुम डेजर्ट। ठीक है, जो सैंड और डस्ट स्टोन्स का सिग्निफिकेंट सोर्स बन गया है। जहां ये पहले पानी का सबसे बड़ा सोर्स था, अब यहाँ पे सैंड और डस्ट स्टोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन कुछ मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। जैसे जो कंट्रीज हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका, कजाकिस्तान हो गया, है ना, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ये सारी कंट्रीज ने 1994 में क्या किया? एक अडॉप्ट किया प्रोग्राम जिसका नाम है एरल सी बेसिन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये लोग मिलके जो एरल सी है ना, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बता देती हूँ, ये जो आपकी कोशिश है ना, ये भी पूरी तरीके से क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तभी तो ये जो आपका एरल सी है वो और भी ज्यादा सूख चुका है और वो एक डेजर्ट बन गया है ना। तो ये हमने देखा अच्छे से एरल सी के बारे में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि यूएनडीपी ने मोस्ट स्टैगरिंग डिजास्टर ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा है? तो ऑब्वियसली बात है, एरल सी के सूखने को कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मोना लाओ के से संबंधित है। ये क्या है? ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो यानी कि ये यहाँ पे हवाई जो आइलैंड्स हैं आपके, यहाँ पे आर्किपेलागो है, यानी कि चेन ऑफ आइलैंड्स है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। तो वहां पे एक बहुत बड़ा, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आपका वोल्केनो है वो यहाँ पे एक्टिव हुआ है। अब ये एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन हाल ही में रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो पहले ही समझते हैं कि ये जो मोना लाओ ये क्या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है जब हम वॉल्यूम और मास की बात करते हैं। इसका मतलब है ये वोल्केनो इतना बड़ा है कि इसके अंदर का जो मटेरियल है और उसकी जो बाहर की, जैसे ये जो बाहरी जो रूप है इसका, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। ऐसा वोल्केनो और कहीं भी नहीं है। ये स्थित कहाँ पे है? देखिए, ये पैसिफिक में स्थित है। पैसिफिक में भी ये जो हवाई का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, हवाई, यहाँ पे ये लोकेटेड है। और ये एक ऐसा आइलैंड है जो 5 वोल्केनो से बना है। यानी कि हवाई में यहाँ पे 5 वोल्केनोज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला, ये और ये। तो ये जो आप लैंड मास देख रहे हो, ये है आपका मोना लाओ वोल्केनो। ये जो वर्ड है ना आपका मोना लाओ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हवाइन लैंग्वेज में ना इसका मतलब होता है लॉन्गेस्ट माउंटेन या फिर लॉन्ग माउंटेन। क्या है इसका मतलब? लॉन्ग माउंटेन। और इसका जो शेप है ना वैसा ही है। ठीक है, इसकी स्लोप्स ब्रॉड हैं और राउंडेड भी होती हैं, जैसे कि एक शील्ड वॉल्केनो की होती है। याद रखिएगा क्या है? एक शील्ड वॉल्केनो। जैसे कि एक लड्डू का शेप होता है ना, जैसे ये लड्डू का शेप है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही शेप का है आपका मोना लाओ। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। समझो अगर तुम बीच पर और एक लड्डू को देख रहे हो। अब सोचो कि वो लड्डू इतना बड़ा है कि पूरा बीच उस लड्डू में फिट हो जाए।
वैसे ही मोना लाव इतना बड़ा है कि उसका शेप भी लड्डू जैसा ब्रॉड और राउंडेड है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया मोना लाव। इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मंकी फीवर। ये जो केएफडी है ना, ये वाला डिसीज काफी टाइम से है, लेकिन अभी कर्नाटका में फिर से इसको पाया गया है एंड इससे क्या हो रही है ना, डेथ हो रही है। तो पहले समझते हैं कि केएफडी क्या है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि टिक्स से होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे टिक्स क्या होते हैं। ये ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं, यानी कि खून चूसने वाले पैरासाइट्स। तो ये क्या करते हैं, अब ये मान लो किसी व्यक्ति पे, है ना, बैठे, उनका खून चूसा, तो इनके अंदर एक वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। वो वायरस ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, मंकी फीवर। ये जो बीमारी है ना, वो जानवर से इंसान तक पहुंचती है और ये टिक्स ही सबसे बड़ा कारण होता है इनके फैलने का। ये जो टिक्स है ना, इसका जो वायरस है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हीमाफाइसिलिस, हीमाफाइसिलिस स्पिनिगेरा। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को माफ करना। जब ये टिक्स ऐसे दिखते हैं, ये जो टिक्स है ना, जब किसी इंसान या जानवर को काट लेते हैं, तो वो जो केएफडी का वायरस है ना, ये वाला वायरस, ये ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जो इन्फेक्टेड जानवर या इंसान है, ये वायरस दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है। तो हिस्टोरिकली ये बीमारी जो है कर्नाटका के वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में लिमिट होती थी, और ये बीमारी पहली बार 1957 में कर्नाटका के, क्या नाम है, कयासनौर, कयासनौर फॉरेस्ट से एक मंकी से आइसोलेट किया गया था 1957 के दौरान। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इस बीमारी का वैक्सीन भी है जो इंडिया के कुछ एरियाज में यूज होता है। और अगर किसी को केएफडी हो जाता है तो अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाओ, और सपोर्टिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। समझो तुम जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए और किसी इन्फेक्टेड टिक से कट गए हो, यानी कि इस टिक ने आपको काट लिया है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है। अगर तुम्हें वो टिक काट गया और तुम्हें केएफडी का इन्फेक्शन हो गया, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है ताकि सही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप अर्ली फेज में होते तो इसको प्रोटेक्ट करना आसान होता है। तो ये था हमारा केएफडी के बारे में सेशन। आज के सेशन में इतना ही है, और हम जल्द ही, यानी कि रोज, वैसे तो जो न्यूज़पेपर है उनके आर्टिकल्स डिस्कस करते रहेंगे जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से होंगे, लेकिन जैसे ही विजन आएगी 365, हम डेली बेसिस पे उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके प्रीलिम से पहले जो करंट अफेयर्स हैं एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए। ठीक है, आई होप आपको इस सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द सेशन।